ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से इमर्ज हुआ और उसका सिग्निफिकेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम है राजीव घोष। मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूं और मोर देन 5 ईयर से भी ज्यादा मैं टीचिंग फील्ड में हूं, जहां पे मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ाता हूं, जैसे सीयूटी यूजी हो गया, सीयूटी पीजी हो गया, आईआईटी जेम हो गया और आईआईटी गेट हो गया। तो गाइस, बिना देरी किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि जो मैक्रो है ना, मैक्रो क्या है, एक इंग्लिश टर्म है। ठीक है, बट मैक्रो आया कहां से, वो ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक में उसका मतलब क्या है, मैक्रोस। और मैक्रोस में ग्रीक में उसका मतलब क्या हो गया, लार्ज। गाइस कंफ्यूज मत होना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो मैक्रो इंग्लिश टर्म है, बट ये आया कहां से, ये ग्रीक से आया। कहां से, ग्रीक से। और उसका मतलब क्या है, मैक्रोस। ठीक है, उसका मतलब क्या है, मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। बट इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब होता है कि इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब हम यहाँ पे पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में जीडीपी कितना है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ठीक है, पॉवर्टी कितनी है। तो पूरे इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और गाइस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का बेसिकली दो पार्ट होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MI, और दूसरा होता है MA। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स गाइस ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स से वो आया है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज। मतलब कि पूरे कंट्री में क्या इकोनॉमिक इश्यूज है, कितनी पॉवर्टी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो पूरे इकोनॉमी के बारे में गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल सकते हो या फिर इकोनॉमिक इश्यूज बोल सकते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम गाइस क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंप्लॉयमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आउटपुट मतलब जीडीपी के बारे में या फिर इन्फ्लेशन के बारे में। सो दीज आर दी बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी आर डिस्कसिंग एट द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, सो तो ये इसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिफाइंड दैट दिस अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यों, क्योंकि गाइस मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल। तो उस इकोनॉमी के अंदर में जो जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर जीडीपी हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन होता है। तो जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, जब आप इस इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ोगे, तब हम लोग कहेंगे कि भाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये इसका मीनिंग हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं कि मैक्रो जो है वो एक इंग्लिश टर्म है। वो कहां से आया, वो ग्रीक से आया। वर्ड क्या था, मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बट इकोनॉमी में लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल। अब इस इकोनॉमी में गाइस बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में जब आप स्टडीज करते हो, उसके बारे में जब आप स्टडीज करते हो, देन हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस वही चीज यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट इट्स अ पिक। ठीक है, नाउ वी विल गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कैसे हुआ, कहां से आया मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे इमर्ज किया, कौन उसको दिया। ठीक है, ये सवाल आ सकता है। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, इसको याद रखना, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से इमर्ज हुआ। तो गाइस 1929 में एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ कि काफी ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3% से 25% इंक्रीज हो गया। ठीक है, कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली इन यूएस में। ठीक है, और गाइस आपको पता है कि जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। अब जब पैसा नहीं आएगा तो फिर वो डिमांड नहीं करेगा। अब जब डिमांड नहीं करेगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसके कारण हमारा आउटपुट कितना फॉल हो गया, 33% हमारा आउटपुट फॉल हो गया। ठीक है,
तो गाइस मैंने क्या बताया कि 1929 में स्पेशली नॉर्थ अमेरिका या फिर स्पेशली आप यूएसए बोल सकते हो, जहां पे क्या हुआ कि सडनली अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया, 3% से 25% जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और जिसके कारण हमारा आउटपुट जो है जीडीपी जो है 33% से फॉल हो गया। तो वहां के टाइम में, उस टाइम में जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने इन्वाइट किया वन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है, जिसका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स वहां पे आया, उन्होंने रिसर्च किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था। तो उन्होंने जॉन मेनार्ड केन्स जो जब रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश करता है, उस बुक का नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो गाइस याद रखना, ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब हो गया कि हमारा आउटपुट फॉल होना और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन। एक कब हुआ था, 1929। बट जो जॉन मेनार्ड केन्स है वो बुक कब पब्लिश करता है, 1936, और बुक का नाम गाइस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक में उन्होंने उसका रीजन देता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से उसको ठीक किया जाए। ठीक है, ये जो सिचुएशन आया, आउटपुट इतने से कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया, तो किस तरह से उसको ठीक किया जाए, इस बुक में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि इस सिचुएशन को हम ठीक कर सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, मतलब कि गवर्नमेंट को जो है आके वहां पे इन्वेस्ट करे, तभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, दिस बुक एम्फसाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट व्हेन द इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना, जब भी अगर इकोनॉमी डिप्रेशन के सिचुएशन में है तो गवर्नमेंट को आगे आके उसको इन्वेस्ट करना होगा, फिर देन हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। और गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 1929 से पहले जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का थॉट था, वो बेसिकली ये चीज मानते थे कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी अगर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस जो है उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। ठीक है, मार्केट फोर्सेस उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इस केस में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीन्स जो है डिस्कार्डेड द लॉन्ग हेल्ड बिलीफ दैट द मार्केट फोर्सेस विल सप्लाई and demand will automatically tackle the problem of unemployment and the level of output। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 1929 से पहले क्लासिकल का मानना यह था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या फिर जीडीपी घटती है तो मार्केट फोर्सेस उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, बट ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए जॉन मेनार्ड केन्स ने आके ये बात कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको मार्केट फोर्सेस इसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, मार्केट फोर्स इसको ठीक नहीं कर सकता। और उन्होंने और एक बात कही कि इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, और तीनों सेक्टर जो है अपने आप से रिलेटेड है। तो वही चीज यहाँ पे कि इस बुक में इन्होंने ये भी बात कहता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज। ठीक है, तो यहीं से गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ। इसका मतलब है 1929 से पहले था, बट उतना उसका रोल नहीं था। बट जब ये डिप्रेशन सिचुएशन आया, ठीक है, जब जॉन मेनार्ड केन्स ने वहां पे आके रिसर्च किया, फिर उन्होंने जब उसका सॉल्यूशन बताया, तो वहां से जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ। ठीक है, तो गाइस ये इसका बेसिकली मतलब हुआ कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज। ठीक है, तो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो वही चीज गाइस यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू मैं दिखाया हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम चीज जस्ट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। ओके, अब गाइस मैंने आपको बताया ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेसिकली हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या लाइक जीडीपी के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, ये हम पूरे इकोनॉमी लेवल में पढ़ रहे हैं, बट इसको डिसीजन मतलब इसको डिसाइड कौन करता है। लेट सपोज कि इंडिया में जीडीपी फॉल हो गया, ठीक है, इंडिया में जीडीपी फॉल हो गया, तो भाई उसको कौन ठीक करेगा, कौन। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिसीजन मेकर, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकर। तो गाइस याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 3 डिसीजन मेकर होता है। पहला हो गया आपका गवर्नमेंट, ठीक है, पहला आपका हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा हो गया सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और गाइस ये तीनों ही क्यों, क्योंकि ये तीनों इसलिए क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम करता है, ये सोशल वेलफेयर के बारे में काम करता है। ठीक है, तो
अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द डिसीजन मेकर फॉर द इकोनॉमी, तो गाइस आप ये लिख सकते हो गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गॉट इट? उसी चीजों को गाइस मैं यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू दिखाया हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है कि राइट डाउन द डिफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो गाइस जब भी आप डिफिनेशन लिखते हो ना, तो इस टर्म में लिखना कि किस बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएट है ना, वो आप उसके मीनिंग से कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है आप उसके मीनिंग से कर सकते हो। तो पहला गाइस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे हम स्कार्सिटी के बारे में, क्योंकि गाइस हमारे रिसोर्सेस क्या काफी स्केर्स है। ठीक है, अब चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो किस तरह से वो अपना एक्सपेंडिचर करे ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। तो बट हम लोग यहाँ पे क्या करें, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, मतलब वहां पे हम इंडिविजुअल लेवल में बात कर रहे हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो किस तरह से चूज कर रहा है ताकि उसको बेटर से बेटर जो है यूटिलिटी मिल सके, बट एट ए इंडिविजुअल लेवल। बट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी हो गया, चॉइस हो गया, बट एट अ लार्ज लेवल, एट अ इकोनॉमी लेवल पे हम बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो पे हम क्या कर रहे हैं, एट अ स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, और यहाँ पे हम लार्ज लेवल पे बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ उसका मीनिंग हो गया, फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, नाउ सेकंड डिफरेंस जो है सेंट्रल इश्यूज, कि भाई सेंट्रल इश्यूज क्या है। माइक्रो में जो है सेंट्रल इश्यूज हमारा होता है कि हम अपने रिसोर्सेस को किस तरह से एलोकेट करें। जो हमारे पास रिसोर्सेस है इंडिविजुअल के पास या फिर हाउस होल्ड के पास, अपने रिसोर्सेस को किस तरह से वो एलोकेट करें। सो दैट इज द सेंट्रल इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हाट इज द सेंट्रल इश्यूज ऑफ द मैक्रो? तो मैक्रो में बेसिकली हम बात करते हैं कि पूरे आउटपुट के बारे में, पूरे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि भाई पूरे एम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जीडीपी कितना है। तो ये हमारा बेसिकली सेंट्रल इश्यूज है मैक्रो में, और यहाँ पे हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आया जो थर्ड जो डिफरेंस है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक वेरिएबल। तो गाइस याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या क्या है, जैसे कंज्यूमर का डिमांड हो गया, कंज्यूमर का सप्लाई, सॉरी प्रोड्यूसर का सप्लाई हो गया। ठीक है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है बेसिकली ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। बट अगर पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड, इकोनॉमी का टोटल डिमांड कितना है, ठीक है, इकोनॉमी में टोटल सप्लाई कितना है, सो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि गाइस मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, माइक्रो क्या होता है, छोटा, मतलब स्मॉल, चाहे वो हाउस होल्ड हो गया, चाहे वो फर्म्स हो गया। ठीक है, तो वही चीज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या क्या होता है, डिमांड, सप्लाई, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई। डन, तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस हो गया। चौथा गाइस हो गया डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है गाइस उसको एग्रीगेट करना, सम करना। सम करने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हो गया। गाइस आप खुद सोचो ना, भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे मान लेट सपोज कि इस हाउस होल्ड में 3 पीपल, ठीक है, और ये लेट सपोज ये डिमांड कर रहा है 10 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, लेट सपोज ये भी 20 kg, ये भी 10 kg। तो जब आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आप यहाँ पे इसको एक लिमिटेड नंबर ही आपको आएगा। बट अगर मैं बात करूं मैक्रो में, तो मैक्रो में क्या होता है गाइस, ये वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी के बारे में, तो हमें सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करना होगा। तो इसीलिए जो एग्रीगेशन है मैक्रो में वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो। बट होता दोनों में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, होता है दोनों में।
बट मैक्रो में ज्यादा होता है और माइक्रो में कम होता है, क्योंकि माइक्रो में क्या होता है गाइस, हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, बट मैक्रो में हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब सारे डिमांड आप ऐड कर दोगे तो गाइस आपको काफी वाइडर मिलेगा कि नहीं एज कंपेयर टू माइक्रो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ इकोनॉमिक एजेंट्स। तो गाइस याद रखना, माइक्रो में जो डिसीजंस होता है ना आर टेकन बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, द फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पर्सनल गेन, ठीक है। तो इकोनॉमिक नेक्स्ट जो हमारा है, इकोनॉमिक एजेंट जो है हमारा माइक्रो में गाइस कौन है, याद रखना इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल बेसिकली डिसाइड करेगा कि मुझे कितना कंज्यूम करना है, मुझे कितना सप्लाई करना है, ताकि हम अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज कर सके। बट अगर मैं बात करूं मैक्रो में, तो गाइस आप देख सकते हो मैक्रो में जो है, जो डिसीजन है वो हमारा इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा लिया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि पूरे इकोनॉमी का डिसीजन कौन लेता है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या फिर गवर्नमेंट। तो ये तीन ही बॉडी है जो पूरे इकोनॉमी का डिसीजन लेता है। द फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये सोशल वेलफेयर पे काम करता है, बट ये हमारा पर्सनल गेन पे काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ स्टडी। तो गाइस ये हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है और ये हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। इसके बारे में गाइस अभी मैं थोड़ी देर बाद पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता क्या है और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। तो जस्ट अब 5 to 10 मिनट्स वीडियो में बने रहो, फिर मैं इसके बारे में पूरे वहां पे अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस आता है अजम्पशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट व्हेन वी स्टडी द माइक्रो। तो याद रखना, जब अगर आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो को आप कांस्टेंट मानोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो को आपको कांस्टेंट मानना होगा, माइक्रो को आपको कांस्टेंट मानना होगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन, ठीक है। तो याद रखना, जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो वाले वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट मानना है। सिमिलरली जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट मानना होगा। और गाइस आपको पता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई हो गया, और मैक्रो वेरिएबल्स क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो गया। तो गाइस ये बेसिकली डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स जो है एग्जाम में इसको पूछा गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंसर्न विद क्या क्या है, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ देम। 1 मिनट टाइम लो, खुद से गाइज इसको पहले सॉल्व करो, फिर देन मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हो गया पूरे इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं एट अ लार्ज लेवल। क्या क्या पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न कर रहा है, तो सारे ए बी सी डी, ऑल ऑफ दिस अबव, डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको बताया ना, जनरल प्राइस मतलब पूरे इकोनॉमी का प्राइस, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है। तो गाइस ये किस सब्जेक्ट मैटर में आता है, माइक्रो में आता है, मैक्रो में आता है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। जनरल प्राइस लेवल की मैं बात करूं, जनरल मतलब पूरे इकोनॉमी का प्राइस किस में आएगा, ऑब्वियसली है गाइस कि वो मैक्रो में ही आएगा, ठीक है, मैक्रो में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेशन। गाइस एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो, मैक्रो, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एग्रीगेशन जो है दोनों में, माइक्रो में भी है, मैक्रो में भी है, बट माइक्रो में क्या है, कम है, बट मैक्रो में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों में बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रो में भी है बट वो कम है एज कंपेयर टू मैक्रो, ठीक है। तो दोनों जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, डन। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू। इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूडिंग, इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन है, ठीक है।
इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पूरे इकोनॉमी का जो डिसीजंस मेकर होता है, जो इकोनॉमिक एजेंट होता है, वो कौन कौन होता है। चाहे आरबीआई होगा, या फिर सेबी होगा, या फिर गवर्नमेंट होगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जो है ना, ये जो पूरे सीरीज में जो बना रहा हूँ, इसमें हम लोग थ्योरी भी करेंगे, प्लस क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस पीवाईक्यू एज वेल एज सीयूटी क्वेश्चन पेपर एज वेल। ठीक है, तो ये सीरीज आई होप कि आप सभी के लिए, जो भी 12th के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट इस चैनल के बारे में जरूर बताना गाइस। ठीक है, तो आपकी तरफ से भी थोड़ी सी जो है मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट डू नॉट फॉल अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो नहीं आता है, तो कौन कौन सा है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। ठीक है गाइस, टेक 1 मिनट टाइम एंड सॉल्व। ठीक है, जो नहीं आता, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डू नॉट फॉल अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस कंज्यूमर डिमांड क्या है? कंज्यूमर डिमांड इज अ माइक्रो, इट इज नॉट अ मैक्रो। तो गाइस ये तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। फर्म्स प्राइसिंग डिसीजन, गाइस फर्म्स के बारे में बात हो रही है, मतलब एट अ इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। हाँ, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, जीडीपी तो गाइस पूरे कंट्री का होता है ना, तो जीडीपी तो मैक्रो में आएगा। नाउ नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सप्लाई। गाइस प्रोड्यूसर्स मतलब एक प्रोड्यूसर्स के बारे में, मतलब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड। सो नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब गाइस ये मत बोलना कि सर ये प्रोड्यूसर्स है तो ये पूरे प्रोड्यूसर्स का हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब हम पूरे इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गाइस, आप खुद सोचो ना, प्रोड्यूसर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, बहुत सारे कंज्यूमर्स है। ठीक है, तो वही चीज है, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है, ये मैक्रो का टॉपिक है, ये मैक्रो नहीं है। ठीक है, ये मैक्रो नहीं, ये माइक्रो है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली नेशनल इनकम, ओनली नेशनल इनकम। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। Take 1 minute time. Apple plans to cut iPhone production by 10% this quarter, responding to slower than the expected demand in Asian market, reported the Economic Times June 2025. The key variable highlighted in the news item production decision by the Apple is an example of क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल होगा, माइक्रो होगा, या फिस्कल पॉलिसी टूल होगा, या मॉनेटरी होगा। ठीक है, या फिर कौन सा होगा। तो गाइस आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका की पॉइंट गाइस आप यहाँ पे इसका देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन जो है 10% दिस क्वार्टर, रिस्पॉन्डिंग टू स्लोअर देन द एक्सपेक्टेड डिमांड इन द एशियन मार्केट, एशियन मार्केट। ठीक है, तो गाइस आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि ये कौन सा वेरिएबल है, माइक्रो है या फिर मैक्रो है। डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई में, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। स्टेटमेंट 1, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। गाइस एम्प्लॉयमेंट, पूरे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रहा है, पूरे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट गाइस किस में आएगा, एमआई या एमए? एमए में आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमआई, तो ये तो गाइस बिल्कुल गलत है ना। स्टेटमेंट 2 है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट इज मैक्सिमाइज, ऑल द रेसिडेंट इज मैक्सिमाइज। गाइस ये क्या होगा, सही या फिर गलत है बताओ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बोला गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज करता है नेशनल रिसोर्सेज, मतलब पूरे कंट्री का रिसोर्सेज किस तरह से यूज किया जाए ताकि लोगों का, सारे रेसिडेंट का वेलफेयर हो सके, मतलब पूरा रेसिडेंट, पूरा कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी तो मैक्रो है, क्योंकि मैक्रो आखिर में है क्या, पूरे कंट्री के बारे में, पूरे नेशनल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो गाइस बिल्कुल सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गाइस। ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है, बिल्कुल सही है गाइस। मैंने भी जस्ट बताया कि जो एग्रीगेट है वो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, वो माइक्रो नहीं है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड दैट इज करेक्ट कि भाई वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है। नाउ स्टेटमेंट टू, at the micro level economic decisions are taken largely by the individual economics। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब हो गया कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी गाइस बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने गाइस क्या क्या पढ़े एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो गाइस मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद जॉन मेनार्ड केन्स मतलब इमर्जेंस के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है किस तरह से इमर्ज हुआ। तो कहीं स्टोरी याद रखना, नॉर्थ अमेरिका वाला स्पेशली यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया, जीडीपी फॉल हो गया, तो वहां से जॉन मेनार्ड कीन्स आया। फिर उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश किया 1936 में, और इस बुक में उन्होंने उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ही जरूरी है। बट पहले का एजम्पशन क्या था कि 1929 से पहले एज्यूम किया जाता था कि क्लासिकल इकोनॉमी जो है उसको आके ठीक कर देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो यहां से जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज होता है। तो ये चीज भी गाइस हम लोगों ने पूरे डिटेल में किया। फिर उसके बाद जो है कौन डिसीजन लेता है पूरे इकोनॉमी में, जो है डिसीजन कौन लेता है। तो ये 3 बॉडीज है, गवर्नमेंट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी हो गया। तो ये 3 जो है बेसिकली डिसीजन मेकर होता है पूरे इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का। मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंस क्या है माइक्रो में और मैक्रो में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियोस के साथ। ओके, और गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना, ठीक है। इसी तरह से गाइस हम कंटेंट लेते आएंगे और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।